इन वेक्टर फॉर्म में, है ना। चल देखो, कैलकुलेट 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 net force experienced by calculate net force experienced by a mass. Calculate net force experienced by a mass when three equal masses are placed, when three equal masses are placed at the three equal masses are placed at the vertices of equilateral triangle. Vertices of equilateral triangle. आपको एक मास पे निकालना होगा नेट फोर्स कितना लगेगा। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मानते हैं हम। अब जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां से हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। इधर पे मैं मास मानता हूं m है, इधर पे मास m हमारे पास है, इधर पे मास m है हमारे पास। इसका जो साइड हमारे पास है वो साइड a है। मुझे बता दो कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक साइड a होगा ना। अगर हर एक साइड a होगा, मुझे बता दो एक मास को आप चूज करो जिस पे आप फोर्स नेट फोर्स निकालना चाहोगे। तो मैं देखूंगा यहां पे हमारे पास एक मास है, मैं इस पे देखना चाहूंगा कि कितने फोर्स लग रहे हैं। पहले जब मैं इसको देखूंगा तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये मास किधर चला जाएगा, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको इधर की तरफ फोर्स लगेगा, उस फोर्स को मैं नाम देता हूं एफ फोर्स। ठीक है बच्चा। अब हमारे पास ये एक फोर्स लगेगा, ये दूसरा फोर्स, ये दूसरा मास यहां पर है, ये भी तो इसको यहाँ पर एक्सर्ट करेगा फोर्स, सही है ना। तो हमारे पास यहां पे हमारे पास फोर्स होगा, दैट फोर्स इज एफ। मुझे बस एफ और एफ ही हमारे पास ये है। अब बताइए कि जो हमारे पास ये एफ और एफ है, इनका दोनों का रिजल्टेंट कहां से होगा। बीच में होगा ये वाला, ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा, इसको एफ नेट बोलेंगे। यही तो मुझे कैलकुलेट करना था। मुझे पता है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पर कि एट 60 डिग्री एंगल, तो हमारे पास कितना बनेगा, एफ नेट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ एफ कॉस ऑफ 60 डिग्री। एफ नेट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 का मतलब 1/2, 2 and 2 कैंसल। दैट मीन्स हमारे पास बनेगा एफ नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3f स्क्वायर। दैट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू रूट 3 इंटू एफ। वही है क्या, रूट 3 इंटू एफ। बता दे एफ नेट का वैल्यू किसके बराबर होगा, रूट 3 इंटू एफ के बदले क्या लिखेंगे, जी एम एम इंटू ए स्क्वायर। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, एफ फोर्स हो गया बराबर इधर से जी एम एम बाय ए स्क्वायर। बट ऑप्शन ऐसे नहीं होता, ऑप्शन ऐसे ही होता है। अगर आप लिखना भी चाहोगे टोटल फोर्स कितना बनेगा, रूट 3 इंटू जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स होगा। लिख लिया, दूसरा क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट 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 नेट फोर्स at corner A, calculate net force at corner A of a square
of a square having equal masses at the corners having side A साइड कितना होगा, ए साइड होगा। बताइए क्या आएगा। हाँ, जो कॉर्नर ए पे होगा, इक्वल मास से कोई भी आप साइड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इधर पे हमारे पास मास इधर m है, ये हमारे पास m मास है, दिस इज m मास और दिस इज m मास। इस m मास और m मास मान के चलेंगे कि मैंने माना कि ये हमारे पास, मैं मानता हूं कि जो हमारे पास यहां पे a जो है, ये हमारे पास m मास जो इधर पे होगा, इनके बीच में जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज a। यहां से भी हमारे पास a सेपरेशन होगा। अगर a सेपरेशन है तो मुझे बता दो कि मैं ये बताऊं आपको कि इधर की तरफ इसको अट्रैक्शन लगेगा, तो ये अट्रैक्शन इधर की तरफ होगा, जिसका फोर्स होगा F। इधर से ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर से फोर्स होगा F, क्योंकि ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला मास को अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स होगा F एंड F। दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो कैसे क्या आएगा इनका दोनों का रिजल्टेंट? जब भी आपको दो फोर्सेस परपेंडिकुलर लगेंगे तो क्या निकलेगा? F इन दोनों का बनेगा, F प्राइम में मानता हूं, दैट मीन वो बनेगा अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, वही बनेगा ना, बिकॉज cos 90 का वैल्यू 0, वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये तो पता ही होगा। F प्राइम इज इक्वल टू F स्क्वायर इंटू 2 है ना, तो हमारे पास बनेगा √2 इंटू F। ये आंसर है? नहीं, असल में ये वाला मास भी तो है, ये वाला मास थोड़ी छोड़ेगा इसको, तो ये वाला मास भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये वाला मास, अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये हमारे पास फोर्स होगा, इसको मैं नाम दूंगा F डैश डबल डैश। इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो F डैश था, वो इधर ही होगा, और दूसरा हमारे पास F डबल डैश है, वो भी उधर की तरफ होगा। When two vectors, ठीक है, आर पैरेलल विद ईच अदर, दे एक्ट एज स्केलर्स। समझ बात आ रही क्या? तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम इधर पे, F डबल डैश किसके बराबर होगा? वो बराबर जी एम डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस R, रेडियस। इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है? a√2, क्योंकि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, तो आएगा कितना? a√2, क्योंकि x का जो वैल्यू हमारे पास बनेगा a√2 बनेगा। लिखो यहां पे a√2 का स्क्वायर आ जाएगा इधर, तो F डबल प्राइम किसके बराबर आएगा? GM डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू 2। क्या सही है ये? शाबाश। अब जरा देख लीजिएगा, ये हमारे पास इधर की तरफ F का वैल्यू कितना है? GM बाय a स्क्वायर है ना, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको, इस पूरे को लिखूंगे कि हम MF, ये तो F के बराबर है ना, इसको हम लिख सकते हैं F, तो F डबल प्राइम किसके बराबर होगा फिर? F/2। वही आया क्या? क्योंकि हमारे पास F जो हमारे इनिशियल फोर्स जो था वो कितना है? GMM/a स्क्वायर, तो यहां पर भी GMM/a स्क्वायर है, इसके बदले में F लिखूं और तो कोई निशान, GMM/a स्क्वायर है, तो GMM/a स्क्वायर हमारे पास के बराबर? F के बराबर है, तो F डबल प्राइम किसके बराबर होगा? F/2। इतना समझ आया क्या? नाउ मुझे बता दो, F प्राइम और F डबल प्राइम एक ही डायरेक्शन में है, इन दोनों का सिंपल ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या लिखेंगे? F टोटल जो हमारे पास बनेगा, F नेट या F टोटल जो हमारे पास होगा, वो बराबर F प्राइम प्लस F डबल प्राइम, ये आंसर है। तो हमारे पास F नेट जो हमारे पास आएगा वो बराबर F√2 प्लस F/2, वही है ना, वही है ना? हाँ, तो बराबर F नेट का वैल्यू कितना बनेगा? F को ले लो कॉमन, अंदर बचेगा √2 प्लस F1/2, ये हमारे पास आंसर होगा। F नेट इज इक्वल F इंटू √2 प्लस 1/2।
ऐसे ही आपका ऑप्शन होगा। मैंने को ना पेन चला हो गया, समझ आया क्या? चलो लिखो, a particle of mass m, हाँ, a particle of mass m, a particle of mass m is revolving around another mass, is revolving around another mass लिखा, at a radius of r, at a radius of r, calculate angular velocity, calculate angular velocity, time period of the particle, and time period of the particle, and time period of the particle, time period of the particle। ये हमारे पास एक मास है जिसका मास m है, एक मास हमारे पास ये है जिसका मास m है, दूसरा मास हमारे पास ये है जो इसके अराउंड घूम रहा है, ये वाला मास, ये पूरा मास m है, इसके रेडियस से लेके यहां तक r डिस्टेंस है, तो इसका मास जो है वो स्मॉल m है, इसका मास कितना है, स्मॉल m है। ये कितना हमारे पास मास है, m है, ये रेडियस कितना है, r है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा निकालना है। कैसे निकालते हैं? मुझे एक चीज पता है जो हमने सर्कुलर मोशन से सीखा, हमने ये सीखा कि अंदर की तरफ जो लगेगा दैट्स कॉल्ड सेंटीपीटल फोर्स। कितना होगा, F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। याद करो, बोला था ऐसी कोई एक एग्जाम्पल, जी एम एम बाय आर स्क्वायर हमारे यहां पर है, यहां से हमारे पास बनेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट्स अ सीडो फोर्स। कौन से? नहीं, अलग अलग है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को इक्वेट करेगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एक आर कैंसल, एम एम हो गया कैंसल, तो वी जो हमारे पास बनेगा जी एम बाय आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। मुझे एक चीज पता है कि जो हमारे पास v होता है वो बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, पढ़ाया। तो इसका मतलब इस v स्क्वायर के बदले जीएम बाय आर, गुलाम मोहम्मद बाय आर, आर जो आएगा वो किसके बराबर होगा, दैट्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या लिखेंगे हम, जी एम बाय आर क्यूब, ओमेगा स्क्वायर है ना। अब ओमेगा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर बाहर आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आर जी एम बाय आर रूट में। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। नया समझ, आर क्यूब को निकाल दे एक आर बाहर, तो हमारे पास बनेगा आर स्क्वायर का एक आर आएगा बाहर और एक आर बचेगा वहीं पे।
अब टाइम पीरियड आपको पता है ओमेगा इज इक्वल 2 पाई/t, वही है। तो हमारे पास लिख लो 2 पाई/t इज इक्वल टू 1/r³। जनरली मैं आपको ये पूछूंगा कि अगर आप इसको r को बाहर भी नहीं निकालोगे, क्योंकि यही से हम 1,00,000 को फिर निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, केपलर्स थर्ड लॉ। देखो कैसे, तो बचेगा यहां पे हमारे पास gm/r³ को अगर हम ऐसे करेंगे, इसको उल्टा पलट कर, दैट मीन t/2 पाई इज इक्वल टू √r³/gm, वही है ना। इसको इधर ले आओ, दैट मीन t का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई√r³/gm। ये असल में टाइम पीरियड हो गया, बट अगर कैपलर थर्ड लॉ देखेंगे यहीं पे, फिर मैं पढ़ाऊंगा वहां पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दैट मीन टी स्क्वायर, यहां पे हो गया 4 पाई² इंटू हो जाएगा r³ डिवाइड बाय होगा gm। gm कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, दैट मीन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। इसी को तो कैपलर थर्ड लॉ बोलते हैं, ठीक है। हो गया, चलो एक स्टेटमेंट लिखो, फिर इसके बाद 2-4 एग्जांपल्स करा दूंगा मैं। लिखो, when mass is equally distributed, when mass is equally distributed with respect to a point mass, 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 लिखा, the net force is equal to 0, the net force is equal to 0। अभी समझाता हूं क्या मतलब है इसका। अगर टेस्ट मास के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना वो टेस्ट मास कर रहा है, ठीक। मान के चलेंगे मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है, मैंने एक टेस्ट मास को रखा, अगर ये टेस्ट मास डिस्प्लेस हुआ, अगर ये कहीं से अट्रैक्ट हुआ, अगर कहीं से यानी कि इसको फोर्स लगा, तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है। तो अगर हमारे पास मास जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक, दैट टाइम पे हम ये बोलेंगे कि जो हमारे पास नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। मैं नहीं फोर्स बोल रहा हूं, मैं नेट फोर्स बोल रहा हूं, 0 होगा। कितना होगा, 0। समझाता हूं एग्जाम्पल से, 2-3 एग्जाम्पल ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको सॉल्व करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने माना कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हमारे पास मासेस है, ये m मास है, ये m मास है, ये m मास है। मैंने सेंट्रॉइड पे रखा क्या, सेंट्रॉइड पे मैंने रखा टेस्ट मास को। कहां पे, सेंट्रॉइड पे मैंने टेस्ट मास को रखा। अब मुझे बता दो कि ये जो हमारे पास m मास यहां पर है, m0 मास है, ये टेस्ट मास है। इस टेस्ट मास के रेस्पेक्ट में मुझे बता दो इस मास की दूरी कितनी है, x। टेस्ट मास को कितना दूर है इस मास से, ये कितना दूर है। तो मुझे बता दो अगर ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो क्या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिर अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। दैट एफ नेट इज इक्वल टू 0। प्रूव भी करेंगे। जहां पे फोर्स 0 होता है वहां पर फील्ड भी क्या होगा,
0। तो दैट मीन ये वाला केस आपको फिर वहां पे समझ आ जाएगा। जरा ध्यान से समझ ले। एक थ्योरम है, दैट थ्योरम इज कॉल्ड लेमीज थ्योरम, है ना। क्या बोलती है, समझाता हूं क्या बोलती है। ये बोलती है कि F1 by sin of alpha is equal to F2 by sin of beta is equal to F3 by sin of gamma। ग्रेट। नाउ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो मुझे मसला नहीं है कोई, क्योंकि ये हमारे पास एक ट्रंग, ये हमारे पास एक कंप्लीट एंगल है 360 वाला। 360 को इक्वल एंगल्स है, 360 बाई 3 कर देंगे तो वो 20 निकलेगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल अगर मैं देखूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल 120, इसका कितना बनेगा, इसका भी कितना बनेगा 120, 120, 120 एंड 120। क्लियर है क्या। तो मुझे बता, क्या मैं लिखूंगा यहां पे F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120। 120, 120 एंड 120 विल बी कैंसिल आउट। तो क्या निकलेगा, F1 इज इक्वल टू तो दैट मीन्स जब जितना फोर्स इधर से लगेगा, इधर से लगेगा, इधर से लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। दैट्स द रीजन। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि इतना करना नहीं है, जब भी आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास लगेगा तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। यही आप चार्जेस में भी कर लेना फिर। समझ कुछ आया, हो गया। जरा इधर देख, अगर आपको ये 120 नहीं होते तो आप एंगल को कैसे पहचानते। ये मानता हूं मैं, ये हमारे पास डिफरेंट एंगल है, कोई जरूरी नहीं ना कि इक्वल एंगल्स होंगे। तीन कनकरेंट फोर्सेस जब भी लगेंगे लेमीज थ्योरम इज वैलिड। कनकरेंट फोर्सेस जब भी लगेंगे तो लेमीज थ्योरम वैलिड होती है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा आपको कि मान के चलेंगे मेरे पास ऐसा कुछ बना, कुछ ऐसा है, तो आप कैसे लगाओगे लेमीज थ्योरम, कैसे आप देखोगे। आप क्या करोगे, देखो ऐसा कुछ हम समझ लेंगे, इसी पे मैं समझाऊंगा। मान लेके चलेंगे कि हमारे पास अल्फा बीटा और गामा 120 120 120 नहीं है। हम क्या करेंगे, मान ले इसको मैंने माना F1, दिस इज F2, दिस F3, ठीक। आप क्या करोगे, F1 के ऊपर हाथ रखोगे, रखा, जो एंगल्स गायब हो जाएंगे उनको छोड़ना है, बाकी जो बचेगा, जिसका अपोजिट बचेगा वो क्या करेगा, वो ही उसका एंगल अल्फा होगा। समझ में बात आ रही क्या। जिसको भी आपको देखना होगा F2 को लोगे आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, गायब होगा, बचेगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो इससे आपको डिफरेंट एंगल्स पता चलेगा, मुझे कौन सा साइन अल्फा रखना, कौन सा बीटा रखना, कौन सा गामा रखना है। जिसकी बात करोगे उसके ऊपर हाथ रखोगे, जिसका एंगल बचेगा वो हमारे पास उसका एंगल लेना है। समझ में बात आ रही है, वरना गलत हो जाएगा ना, नहीं समझे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज तीनों एंगल्स बराबर बराबर थे, इधर पे चिपकाते इधर चिपकाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये 80 डिग्री 70 डिग्री 50 डिग्री होता तो फिर किसको आप 70 लेते, किसको 50 लेते, किसको क्या लेते, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको किस हाथ रखो, जो बचेगा वही आपको लेना है, ठीक है। जरा इस पे बता दो क्या बनेगा नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स बता दे बेटा, कम ऑन एवरीबॉडी। ये मास हमारे पास m है, ये मास हमारे पास m है, ये हमारे पास मास m है, ये हमारे पास मास m है। तो मैंने एक सेंटर पे रखा इसका, इधर पे मैंने रखा m0 मास। बता दीजिए नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। अब ऐसे सवाल सॉल्व नहीं करने, सीधे आप लिखोगे 0 आंसर। रीजन ये है कि जो हमारे पास सेंटर पे जो मास होगा उसका वैल्यू कितना होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मास है। हेक्सागन होगा तब भी क्या होगा,
होगा ना, ऑक्टागन होगा तब भी क्या होगा, ऐसा कोई शेप हमारे पास होगा, जो भी सिमेट्रिकल फिगर्स होंगे आपको लगेंगे। तो इनके बीच में जहां पर भी आपको लगेगा, सारे नहीं लिखने हैं, बस मैं आपको बोल रहा हूं, समझा रहा हूं। तो इधर पे हमारे पास नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मास है, सिंपल बात है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मास है, ठीक। हर एक साइड से फोर्स लगेगा बराबर। हाँ, चार्जेस में चेंज हो जाएगा, बिकॉज वहां पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा, वहां पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जितना ये मुझे खींचता है अपनी तरफ, इतना ये भी मुझे अपनी तरफ खींचता है, तो नेट फोर्स इज 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। नाउ इसके बाद हमारे पास और एक है, ये वाला इसका बता दो, क्योंकि आगे जाके इस पे बात करनी है मेरे को। ये एक कंटिन्यूअस बॉडी है, इस कंटिन्यूअस बॉडी के सेंटर पे, इधर पे m नॉट मास है, इसका टोटल मास m था। बताइए नेट फोर्स कितना आएगा? अरे बाबा 0, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मास है। आप एक ऐसे कर दो, एक लाइन डाल दो, जितना मास ऊपर है उतना मास नीचे भी है, ठीक है ना। ऐसे कर दो, जितना मास यहां से उतना मास यहां से, जितना मास यहां से उतना मास यहां से, और हिस्से कर दो, तब भी आंसर आएगा वही। सही बात रही क्या? तो ये वाली एग्जांपल चिपका दो, ये वाली एग्जांपल चिपका दो। मैं करता हूं रिपीट, कोई बात नहीं। ये टोटल मास मतलब ये रिंग आक, मगर रिंग हाँ, ठीक है, सॉलिड रिंग नहीं, हालो रिंग है। हालो रिंग के सेंटर पे मास, ठीक। मास कहां पे? पूरा बाउंड्री पे इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यीशु सवर्ज जिसका वो ऊपर वाला डेकोरेशन वाला पार्ट नहीं है, अगर आप डेकोरेशन वाला पार्ट रखोगे तब डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसके बगैर है, ठीक। तो हमारे पास क्या होगा, इधर पे मैंने सेंटर पे मास रखा, जितना मास ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना मास नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितना मास लेफ्ट करेगा उतना मास राइट भी करेगा, तो नेट फोर्स कितना पड़ेगा, 0। तो इसलिए मैंने आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताया। आप एक काम करो, जब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मास होगा वहां पर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो ये एग्जांपल है, ठीक है। क्या हुआ? ओके, लिखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट को बदल, हाँ न्यूट्रल पॉइंट का कोई हिसाब नहीं है, न्यूट्रल पॉइंट कोई हिसाब नहीं है। हम्म, हाँ, अगर अनइक्वल मासेस होंगे तब बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्पेशल केस है। वो तो मैंने करवाया ना आपको, वो वाला तो बाहर निकालवाया वहां से। अगर आप देखोगे ये वाली डिस्टेंस देखो, ये वाला कितना फोर्स लगाएगा, 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 बट उतना बड़ा नहीं आता है, बिकॉज वहां पे रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर हो जाता है, वो 2 मिनट से 3 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। आपको वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें 1 मिनट का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अब ये छोड़ो कि क्लास टेस्ट में क्या पूछिए ना, एग्जाम में क्या पूछिए, ये आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए होता है, ठीक है। बाकी जो एंट्रेंस वाला एग्जाम होता है वो बराबर 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा डीपली कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता होता तो वो कॉन्सेप्ट ही है, ठीक। बस आपको पेपर पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। आपको नहीं लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजी होते एज कंपेयर टू द जो हम क्वेश्चन करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखो, ताजा ताजा को जेई वाला क्वेश्चन देखो आप, 23 का 24 का, फिर देखो आप जो हम क्वेश्चन कराते हैं, वो जेई वाला क्वेश्चन इजी होता है एज कम्पेयर जो हम करते हैं। रीजन यही होता है कि वो एग्जाम का प्रेशर होता है, वहां पे आपको 1 मिनट का एक क्वेश्चन होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और वो इसका वो इजी भी होता है, वो डायरेक्टली सॉल्व भी हो जाता है। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन न्यूट्रल पॉइंट। पहले हम न्यूट्रल पॉइंट को समझेंगे। लिखो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, लिखो। व्हेन अ मास व्हेन अ टेस्ट मास when a test mass is placed in between two when a test mass is placed in between two unequal masses in between two unequal masses
A point is present. A point is present between two masses. Between two masses, where a between two masses, where a between two masses, where a test mass experience, where a test mass experience net force 0, where a test mass experience net force 0, where a test mass experience net force 0, उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल पॉइंट. दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट. दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट. समझाता हूं. दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट. मैं फार्मूला भी दूंगा आपको. समझो बात को. देखो, ये अनइक्वल मासेस है. मैं मानता हूं कि दिस मास इज m1 मास, दिस मास इज m2 मास. दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. ठीक. जब ये दो मासेस सेपरेट डिस्टेंस d से किया, मैंने एक टेस्ट मास को लाया. जब मैं टेस्ट मास को लाया हूं, मैंने इन दोनों के बीच में कहीं पर रखना है उसको. अगर मैंने इसको नजदीक रखा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ लेगा. तो न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द फोर्स लगा उसका, तभी तो इधर की तरफ चला गया. जो ही मैंने चार्ज यानी कि टेस्ट मास को इधर पे रखा, तो अगर ये ज्यादा ये वाला फोर्स डोमिनेट कर गया तो इसको इधर की तरफ लेगा. कोई पॉइंट ऐसा इन दो मासेस के बीच में होगा जहां पर टेस्ट मास को लगेगा नेट फोर्स 0. उस पॉइंट को, जहां पर वो पॉइंट आपको ऑब्टेन हो जाएगा, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं कौन सा पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट. कौन सा पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट. यानी कि इन दो मासेस के बीच में ऐसा एक पॉइंट आएगा, बीच में कोई ऐसा पॉइंट, बीच में जरूरी नहीं है, कहीं ऐसा पॉइंट आ जाएगा इन दोनों के बीच में जहां पर हमारे पास नेट फोर्स कितना लगेगा? 0. मैं मानता हूं कि लेट द न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द m1. जरूरी है. ठीक है. लेट दैट डिस्टेंस इज x. जहां से हमने न्यूट्रल पॉइंट को ऑब्टेन किया, अगर मैं मानूंगा वो डिस्टेंस हमारे पास x है फ्रॉम द m1, तो ये कितना डिस्टेंस बचेगा फिर? d माइनस एक्स. समझो आप. अब क्या करेगा? होगा क्या? होगा ये कि ये वाला जो फोर्स होगा, ये वाला मास जो होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा ना. m और m1 ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा. ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा. तो F1 फोर्स क्या लगेगा? F1 फोर्स G m1 m नॉट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. वही होगा क्या? F2 का वैल्यू कितना होगा? G m2 m नॉट डिवाइडेड बाय d माइनस x का. बट आप बोल रहे न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फोर्सेस बराबर होंगे इन अपोजिट डायरेक्शन. वही होता है ना. न्यूट्रल पॉइंट्स वो पॉइंट होगा जहां पर क्या होगा? जहां पर ये वाला फोर्स इधर की तरफ लगेगा और ये वाला फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो बट होने चाहिए बराबर. तो हम लिखेंगे न्यूट्रल पॉइंट पे, एट न्यूट्रल पॉइंट. हमेशा नहीं, एट न्यूट्रल पॉइंट पे मैं बोलूंगा. न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होगा? होगा ये F1 इज इक्वल टू F2. क्लियर बात? अगर F1 F2 के बराबर होगा, क्या मैं लिख सकता हूं कि G m1 इंटू m नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होगा बराबर G m2 m नॉट m नॉट डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स का स्क्वायर. वही है, m नॉट ने m नॉट को कैंसिल किया, g ने g को कैंसिल कर दिया, बचेगा m1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m2 बाय d माइनस एक्स का स्क्वायर. वही है क्या? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, बचेगा क्या? d माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मास को एक साइड से, डिस्टेंस को एक साइड से, m2 बाय m1. सही बात है क्या? तो हमारे पास क्या आएगा? क्या मैं इसको कॉमन स्क्वायर बना सकता हूं? d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का कॉमन स्क्वायर इज इक्वल टू
m2/m1, इसको रूट बना दे यहां से, रूट ऑफ m2/m1, वही है क्या? बता दो, d/x लिख सकते हैं क्या? -x/x इज इक्वल टू √m2/√m1, ये और ये चला गया, d/x -1 इज इक्वल √m2/√m1, इस माइनस को इधर ले आओ, क्या बनेगा? प्लस बनेगा ना। d/x इज इक्वल टू √m2 डिवाइडेड बाय √m1, इसको अलग अलग बनाया, प्लस कर दिया 1। सॉल्व करो इसको, d/x √m2 प्लस √ डिवाइडेड बाय √m1, वही है क्या? मुझे x चाहिए कि मुझे d चाहिए? है ना, d पता है मुझे x चाहिए, तो उल्टा पलट हो जाएगा, x/d इज इक्वल टू √m1 डिवाइडेड बाय √m1 प्लस √m2। अब सॉल्व करो, लास्ट स्टेप, x इज इक्वल टू d इंटू √m1 डिवाइडेड बाय √m1 प्लस √m2। दिस इज द पोजिशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट। ये फॉर्मूला आपके पास है। Where m1 is the large mass, 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 m1 is the large mass। तो x हो गया बराबर d √m1 डिवाइडेड बाय √m1 प्लस √m2। तो हमारे पास ये वाला वैल्यू जो हमारे पास होगा, दैट इज इक्वल टू दिस। पहला सवाल आप मेथड से करोगे, दूसरा सवाल जो मैं दूंगा वो आप फार्मूला से करोगे। पहला सवाल ट्राई के लिए मेथड से करोगे, दूसरा सवाल जो आप करोगे फार्मूला से करोगे, ठीक है? चल लिखो, देखो 1 kg mass and 1 kg mass and 9 kg mass are separated by distance 16 meter, separated by distance 16 meter। find 16 टीन, हाँ 16 मीटर। फाइंड न्यूट्रल पॉइंट। अगर न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा वो बोलेगा फाइंड द पोजीशन वेयर टेस्ट मास एक्सपीरियंस नेट फॉर 0, वो भी वही हुआ, ठीक है? एक कितना है? 1 kg, दूसरा कितना है? दैट मीन्स हमारे पास हम लिखेंगे 9 माइनस, यानी कि 9 1 kg ये है, दूसरा 1 kg है ये। दे आर सेपरेटेड बाय कितने मीटर से? 16 मीटर से। तो हमारे पास पहले क्या करेंगे, सिंपल मैं आपको मेथड बताता हूं। m0 यहां पे मास है, इधर से लेके यहां तक x है, ये बनेगा 16 माइनस एक्स, ये बनेगा। फिर दूसरे क्वेश्चन हम करेंगे फॉर्मूला से ही। तो बताइए ये कितना बनेगा? यहां पे पहले लिखेंगे F1 फोर्स, दैट इज इक्वल टू G 9 इंटू m0 डिवाइडेड बाय हो जाएगा x²। दूसरा F2 का जो वैल्यू हमारे पास होगा G इंटू 1 इंटू m0 डिवाइडेड बाय होगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। F1 इज इक्वल टू F2 बिकॉज न्यूट्रल पॉइंट पे है, तो G इंटू 9 इंटू m0 डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा x² इज इक्वल टू G इंटू 1 इंटू m0 डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। m0 और m0 कैंसिल, G और G कैंसिल, तो बचेगा 9/x² इज इक्वल टू
1/16 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब 9 इंटू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, दैट मीन 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। 16 माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/9। 16 माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1/3। ये इधर ले आओ, कितना बनेगा? 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि एक्स यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। शुरू शुरू दो शुरू अर्थ जी 48 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। 48 इज इक्वल टू 4x। x इज इक्वल टू 48/4, 12 है ना। x इज इक्वल टू 12। ठीक है ना। 4। हाँ 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 हाँ, वो बात तो सही है। अब बट अलबत्ता आप देखना ये है कि आप क्या सोच रहे हो आप, इसका ख्याल रखना। बट क्वेश्चन में होता भी है फ्रॉम दिस टू दिस। हाँ, गलत तो नहीं है, बट आपको कैसे गलत आया? मतलब मेरे हिसाब से क्यों नहीं है? आपने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा, फिर ठीक है। तो ये हो गया, यहां से दूर जाएगा ना, कॉमन सेंस की भी बात भी है। 9 से तो दूर ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल, क्योंकि फोर्स जितना मास ज्यादा होगा उतना डिस्टेंस को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि फोर्स कम हो जाएगा। तो यहां से हो गया ये 12 और यहां से हो गया ये 4, हो गए टोटल 16। ठीक है। जरा दूसरा क्वेश्चन आप फार्मूला से करो डायरेक्ट। आपने ये वाला क्वेश्चन भी फार्मूला से ही किया होगा लगभग, नहीं किया? वेरी गुड। हाँ, मैंने असल में प्रोसीजर, असल में मैंने सोचा था कि मैं अप्लाई करना सीखा हूंगा, बस बाकी और कुछ नहीं। जरा लिखो और एक सवाल। 9 kg एंड 81 kg मास। 9 kg and 81 kg mass are separated by distance 9 meter. 9 kg and 81 kg mass are separated by 9 meter. Find the position of neutral point. Find the position of neutral point. X is equal to under root of m1 d into under root of m1 plus under root of m1 plus m2. X is equal to d under root of m1 divided by under root of m1 plus under root of m2. हाँ, 2.2 हो सकता है, 81 से होगा, नहीं 81 से 9 से। हाँ, सिंपल बात है, जितना मास ज्यादा होगा उतना दूरी ज्यादा होगी। ठीक है, इस हिसाब से आप देख लेना फिर। ठीक, इट इज ऑल अबाउट डिस्क्रीट मासेस। इतने ही पैटर्न बनते हैं डिस्क्रीट मासेस पे। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं डिस्क्रीट मास, यानी कि पॉइंट मास जब भी आपको होंगे तो इतने होंगे। ठीक, हैवी मास से दूर होगा।
छोटे मास से नजदीक होगा। गुपुन, हाँ 9 से 2.25। अरे जितना बड़ा मास होगा उतना डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका फोर्स कम हो जाए। जितना मास कम होगा उतना डिस्टेंस कम देनी पड़ेगी ताकि उसका फोर्स बढ़ जाए, तभी तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, ठीक है बेटा, समझ आया कुछ? चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास है, लिखो फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडीज। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडीज, फोर्स आराम से खत्म हो जाएगा आज। मकला होना अच्छा ये चीज भी घर ना कसम। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडीज, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडीज लिखा क्या? फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडीज। अभी तक हम बात कर रहे थे किसके बारे में? डिस्क्रीट पॉइंट्स के बीच में, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी और मास नहीं आ रहा था। ठीक, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कंटिन्यूअस बॉडीज के बारे में, कंटिन्यूअस मासेस के बीच में। हम वही करेंगे जो हम करते आए हैं। एक रॉड है मेरे पास, एक रॉड है मेरे पास, उस रॉड का जो मास हमारे पास होगा वो कितना होगा? उसका मास हमारे पास m है। कितना मास है? और इसका जो हमारे पास यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, मैं मानता हूं इसकी इनिशियल लेंथ जो हमारे पास वो l है। कितना है? l। तो ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक l होगा। ठीक है बेटा, बस नो। इसका पूरा मास कितना है m, इसका हमारे पास लेंथ कितनी है l। मैंने इस रॉड के सामने एक पॉइंट मास रखा जो कि यहां से m0 मास है, जो कि इस एंड से लेके यहां तक एक ही दूरी पे मैंने रखा। कितनी दूरी पे? एक ही दूरी पे रखा मैंने। बता दीजिए इस टेस्ट मास के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? मुझे सर यथार्थ करो सेंटर ऑफ मास, उसे नहीं होगा। ओ गुब्रो, जब भी वेरिएबल फोर्स होगा, जब भी आपको लगेगा तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जो ही आपको लगेगा कंटिन्यूअस बॉडी है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट लगेगा, हर एक पार्टिकल इसका डिफरेंट फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो हमें करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन। सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, बात खत्म कर देंगे। अब इसमें क्या इतना बकवास करना, आप जरा जाए। हाँ, कंटिन्यूअस बॉडी होगी ना, देखो अब समझना कैसे है। मैं अगर इसको पूछूंगा, ये अगर मेरे साथ बात भी करेगा, तो मैं बोलूंगा पहला वाला जो पॉइंट मास होगा, इसका छोटा सा मास इस रॉड का हो, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? वो पहला वाला पार्ट जो होगा वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि ये कम दूरी पे है। बीच वाला करेगा इससे कम, एंड वाला करेगा सबसे कम। वो इसका मतलब रॉड का ही मास है, बट अलग अलग फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। यानी कि यहां से लेके यहां तक इसका फोर्स कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। ठीक है, जब वेरिएबल फोर्स होगा तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। सिंपल है। हम क्या करेंगे, हमें पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो वैलिड होता है फॉर पॉइंट मासेस के लिए, जैसे कि कूलम्ब लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए। में पॉइंट कूलम्ब लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, सेम इज द केस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। ठीक है, हम मानते हैं पॉइंट मासेस है। अब अगर ऐसे होगा, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। इसका मास m है तो लगा दो सीधे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इधर से हमने एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे हम इधर से, जो कि x की दूरी पे होगा फ्रॉम दिस मास। ठीक है, ऐसे ही करते थे ना, सिटअप्स भी लिखाए थे शायद। तो पहला एक सिटअप हम लेते हैं कि हम छोटा एक डीएम एलिमेंट मास लेते हैं जिसकी लेंथ खुद है dx। तो इस डीएम के लिए फोर्स लिखेंगे, जरा लिखो फोर्स डीएम के लिए।
कितना फोर्स आएगा इस डीएम के लिए? हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू G is the constant, m naught is again a constant, dm is the variable mass divided by x square is the variable distance. ठीक, बन गए ना वही वाले फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, ये छोटा फोर्स होगा कि बड़ा फोर्स होगा? छोटा फोर्स है कि डीएम मास के लिए निकालते हैं, मैंने बोला कि ये सिग्निफिकेंट होते हैं बड़ी बॉडीज के लिए, तो ये छोटा सा एक फोर्स क्रिएट होगा यहाँ पे। नो प्रॉब्लम यहां पर ये है जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन होनी चाहिए, तब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास डीएम एक वेरिएबल मास है और एक्स भी हमारे पास वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला कि अगर हम यहाँ पे करेंगे, इस पे ज्यादा बकवास नहीं करना, ठीक? तो हमारे पास डीएम मास इधर पे है, अगर हम डीएम मास यहां से काटूंगा मैं तो एक्स वेरी करेगा, अगर आपने इतना मास काटा, मैंने थोड़ा सा बड़ा मास काटा, तब भी डीएम मास वेरी करेगा। समझ में बात आ रही क्या? दोनों तो वेरी कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनाएंगे। जब हम सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं सिंगल वेरिएबल इक्वेशन? मैंने आपको सिंपल बोला कि सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड, ठीक है ना? बड़ा मास बाय बड़ी लेंथ इज इक्वल टू छोटा मास बाय छोटी लेंथ। तो बड़ा मास कितना है, m, तो हमने लिखा बड़ा मास m डिवाइड बाय बड़ा बड़ा लेंथ कितना है, l, इज इक्वल टू बड़ा छोटा मास कितना है, dm, छोटी लेंथ कितनी है, dx, वही है ना? तो इसका मतलब dm का वैल्यू कितना बनेगा, m by l into dx। ग्रेट। नाउ ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे इधर पे, तो df का वैल्यू जो हमारे पास होगा कितना बनेगा, g m नॉट, वही है ना? dm के बदले में क्या लिखूंगा, m by l, वही है, dx by x स्क्वायर, वही है क्या? ये सारा कांस्टेंट है, g इज द कांस्टेंट, m by l इज द कांस्टेंट, m नॉट इज द कांस्टेंट। अब एक ही वेरिएबल बचा हमारे पास x, अब इंटीग्रेट हो जाएगा, df की इंटीग्रेशन हो जाएगी, g को ले लो कॉमन, m बाय l को ले लो कॉमन, m नॉट को ले लो बाहर, अब बचेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 है ना, ये x माइनस 2 ऊपर चढ़ाएंगे ना, कहां से कहां लिमिट लगा देंगे, शाबाश। x का रेंज कहां से कहां है? पहला जो एलिमेंट होगा वो a की दूरी पे अट्रैक्शन या रिपल्शन अट्रैक्शन करेगा, लास्ट वन जो होगा वो l प्लस a की दूरी पे करेगा। तो हमारे पास a से लेके l प्लस a की दूरी पे होगा। आप बताइए क्या लिखेंगे, df का वैल्यू हो जाएगा f, जी m बाय l इंटू एम नॉट, अंदर बचेगा पावर प्लस 1 डिवाइड बाई पावर प्लस 1, एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, लिमिट लगेंगे a से लेके l प्लस a की दूरी पे। बताइए क्या होगा इधर पे, f इज इक्वल टू जी एम बाय एल एम नॉट, यहां से -1 को निकालो बाहर, अंदर बचेगा 1 बाय एक्स, बहुत बार किया हमने अभी, a से लेके l प्लस a की दूरी पे, ठीक है बेटा? -2 प्लस 1 को ना -1 निकालो उसको बाहर, -2 प्लस 1 हो गया -1, नीचे लाओ ये बनेगा +1, तो हमारे पास f इज इक्वल टू जी एम बाय एल एम नॉट माइनस में इंटू लगेगी अपर लिमिट 1 बाय एल प्लस ए माइनस हो जाएगा 1 बाय ए। या तो ऐसे आंसर होगा या तो इसने माइनस को अंदर लिया होगा, एफ का वैल्यू होगा इस तरीके से जी एम बाय एल एम नॉट इंटू 1 बाय ए, प्लस वाला माइनस बनेगा, माइनस वाला प्लस बनेगा, तो बनेगा -1 बाय एल प्लस ए, या ऐसे होगा, या एम बाय एल उसको इसने इसको लेमड़ा बनाया होगा। हाँ, ये सॉल्व करोगे तो सॉल्व क्यों करना है, एफ इज इक्वल टू जी लेमड़ा एम नॉट इंटू 1 बाय ए -1 बाय एल प्लस ए। इतने काबिल तो है आप, आपको पता चलेगा कि इसको क्या करना है, ऑप्शन देख के। हाँ, सो मास पर यूनिट लेंथ,
हाँ जाने सेंटर मास में भी कल परसों हो रहा है। आया क्या? ओके। अरे नहीं आता वैसे ऑप्शन में, जितने भी मैंने क्वेश्चन देखा ऑप्शन ऐसे ही था। क्यों परेशान हो रहे हो? हो गया क्या? ओके। अगर इस सर्क्यूलर जो भी हमारी रिंग है, ये हॉलो रिंग, इसके सेंटर पे मास है, उसके लिए नेट फोर्स अभी आपने बोला कि वो कितना आ रहा है? 0। ठीक है। अगर ये हाफ होगी तो तब तो 0 नहीं होगा, मत ना होगा 0, तब तो निकालना पड़ेगा। जब हम निकालने की कोशिश करेंगे, आप मत उसको बोलोगे सर मैंने ये पढ़ा ही नहीं, तो हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सिंपल फार्मूला बताऊंगा, इसका हम डेराइव नहीं करेंगे, ठीक? बल अलबत्ता बताऊंगा डेराइव कैसे करते हैं। जरा ध्यान से समझिए इधर। पिछले साल मैंने कराया था डेराइव, तो इसका मास m है, ठीक है? इसका मास मैंने लिया m, वहां वही थी सर मैंने m/2, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो हमारे पास यहां पे इसका मास m है, यहां पे मैंने बस m मास को मैंने रखा यहां पे सेंटर पे, ठीक है? m0 मास को मैंने यहां पे रखा। आपको क्या लग रहा है कि इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर, बिकॉज सिर्फ तो अट्रैक्शन ही तो हो रहा है, ठीक? यानी कि जो फोर्स होगा वो आई कैप में होगा, जे कैप में होगा, के कैप में होगा, जे कैप में, प्लस जे कैप माइनस जे कैप, प्लस जे कैप, ऊपर जा रहा है ना फोर्स। इस मास को जो अट्रैक्शन होगी ऊपर की तरफ होगी, ठीक है? असल में क्या करते हैं, इसको सिमेट्री मेथड से हम सॉल्व कराते हैं, बट आपको नहीं करना है। यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, डीएम एलिमेंट का, यहां पर भी हम छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं डीएम का। हाँ, इसमें एंगल वेंगल सब कुछ आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको नहीं याद रखना है। एक छोटा सा एलिमेंट, इसका डी थीटा एंगल बनेगा, ये एंगल हम मानेंगे थीटा। यहां से भी सिमिलरली बनेगा वही, क्योंकि इक्वल मास होंगे, ये भी डी थीटा होगा, ये भी हमारे पास थीटा होगा। ये रिजॉल्व करेंगे इधर पे मानेंगे एफ फोर्स, हमारे पास बनाना नहीं है, इधर पे हमारे पास होगा एफ फोर्स, ठीक है? जब एफ फोर्स होगा तो ये बनेगा एफ कॉस ऑफ थीटा, ये बनेगा एफ कॉस ऑफ थीटा, ये बनेगा एफ साइन ऑफ थीटा, तो ये सारे होंगे इधर की तरफ एफ साइन ऑफ थीटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफ साइन थीटा को ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? अब आपको मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, हर एक का हम इसी तरीके से आंसर निकाल देंगे। लिखो फार्मूला क्या है, उनके पास पाना से हाथ मगर कोड, एफ इज इक्वल टू जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी पता है ना आपको। साथ में यहां पे लिखेंगे हम एंगल फाइव, इंटू करेंगे ट्वाइस साइन 5/2, फाइव इज द एंगल, ये रेडियन में होगा, क्या होगा? हम प्रूव करेंगे, सब्र करो, फार्मूला लिखो बस, फार्मूला याद रही, GMM/R स्क्वायर, तो सही है ना? फाइव इज द एंगल, किसका एंगल? जो अपनी शेप होगी आपकी, किसका? अरे इसका थोड़ी बोल रहा हूं मैं, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको, जनरल, फिर हम हर एक केस में इसको यूज कर सकते हैं। ये मैंने जनरल फॉर्मूला बताई आपको, मैंने सोचा कि इक्वल तो है हमारे पास, अब प्रूव कराऊंगा एक चीज। मैंने क्या बोला आपको, पूरी रिंग का कितना आता है फोर्स, पूरे रिंग के सेंटर पे कितना फोर्स आ रहा है बच्चे? 0। देखेंगे इस फार्मूला से 0 अगर आया तो हमारी फार्मूला सही है, अगर नहीं आया तो हमारी फार्मूला फेल है, ठीक है? देखो
देखते हैं। एफ इज इक्वल टू जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो सही है ना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मास हमारे पास एम है, यहां पे एम नॉट मास है, इसका रेडियस हमारे पास आर है। ये तो फॉर्मूला का वैल्यू है इतना। इसके पूरे का वैल्यू कितना एंगल हमारे पास आएगा? 360 का मतलब 2 पाई। 360 का मतलब 2 पाई, तो लिख लो यहाँ पे 2 पाई। लिखा क्या? इंटू ट्वाइस साइन ऑफ 2 पाई/2 नहीं आएगा ये, वो 5/2 है ना। 2 पाई/2 पाई पाई हो गया, 2 पाई 2 2 हो गया, कैंसिल। क्या बचो? साइन पाई। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? जहर पूरे आंख पखम से। ठीक है, तो साइन 180 का वैल्यू 0 हो गया। 0 से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा? तो आंसर कितना आएगा? यही तो पहले बोला था। समझ बात आई क्या? लिख लो, पहले वाले का प्रूव हो गया। तो यहां पे बनेगा हमारे पास एफ इज इक्वल टू 0। ये इसके लिए लिखना, पहले फिगर बनाना ये, फिर इसके बाद फार्मूला से 0 बनाना। सर्कल नहीं, हॉलो रिंग है। अर्थ करो ना। लगेगा बस आपको उसका एंगल का पता वैल्यू होना चाहिए। बट आते हैं 2-3 ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, ज्यादा पकाते नहीं हैं आपको, फिर वो डिराइव करना पड़ेगा। आप सुनिए इधर बेटे, न्यू नीट एग्जाम ना, वो तो जेई एडवांस लेवल पढ़ के आपको छोटे से आर का बताया जाएगा कितना आएगा। ठीक है, उसका भी बता देंगे। सीधे यहाँ पे थीटा डिवाइड बाई 2 पे करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सुन। अब बता दो इधर पे क्या होगा, जरा आप इसका निकाल के दो, जरा इसका निकाल के दो, कितना आएगा? इधर पे मास हमारे पास एम है, एम नॉट। इसका मास एम है। बता दो फार्मूला क्या है हमारे पास? वो फार्मूला तो सुनो, फार्मूला तो सुनो। एफ इज इक्वल टू जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 5, है ना? 5 तो जनरल फॉर्मूला है, इंटू ट्वाइस साइन ऑफ 5/2। ये तो फार्मूला हो गई। आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। एफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास जी, इसमें कोई चेंज नहीं, एम में कोई चेंज नहीं, एम नॉट में कोई चेंज नहीं, आर स्क्वायर में कोई चेंज नहीं, इधर पे आएगा पाई। तो ये बनेगा ट्वाइस साइन ऑफ 5/2, हो गया 90। साइन 90 का वैल्यू 1, तो इसका मतलब एफ का वैल्यू जो होगा कितना बनेगा? ट्वाइस जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। वही है क्या? ऊपर फोर्स की नीचे फोर्स। इसके साथ जे के आप साथ में रखना, कभी कभी पूछते हैं इसमें भी। बताइए इसका क्या आएगा? गुबुन्स बताओ। होमोगुपिन गुबिन्स। दीदी क्वेश्चन करो। इधर पे
बहना आपको आता है? क्या है आंसर? मैंने सुनी आंसर पूछ मत। मैंने ऐसा आंसर सुना ही नहीं कभी जो आपने बोला है। क्या बोला है? एफ इज इक्वल टू जी यम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू पाई बाई टू, ट्वाइस साइन ऑफ पाई बाई फोर। एफ इज इक्वल टू जी एम नॉट पाई आर स्क्वायर, ऊपर जाएगा टू, टू हो गया फोर, इंटू हो जाएगा साइन ऑफ 45। साइन 45 का होता है 1/2, 1/√2। एफ इज इक्वल टू कितना बनेगा? 4g m पाई आर स्क्वायर इंटू 1/√2। रैशनलाइज कर दो यही पे, ये टू जार हो गए टू, 2√2 g m बाई पाई आर स्क्वायर। मैंने बोला था आपको, मैंने ऐसा आंसर ही नहीं सुना। आप डिनोमिनेटर में रूट बोल रहे थे? बोल रहे थे रूट, तो फिर ठीक था। 2√2, 2√2 g m बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। जरा करो ये वाले सवाल अब। M1 is called M2। M1 इज इक्वल टू M2। जब हमारे पास बड़ा मास होगा, दो इक्वल मास में मतलब स्प्लिट हो जाएगा, तो फोर्सेस मैक्सिमम। दैट मीन्स हम ये बोलेंगे M1 इज इक्वल टू M2। वो किसके बराबर होना चाहिए असल में? M/2। आंसर इज ये है ना। शाबाश, आराम से लिखो। हमारे पास अभी 11 मिनट है, नहीं पढ़ेंगे यार, फील्ड कल पड़ता है। बस बस क्वेश्चन 17 इसी को बोलते हैं, तो बोल रहे हैं अल्लाह ताला चवाना न बंश, मैं कभी भी किसी की मेहनत को जाया नहीं होने देता हूँ। मैं बोलूंगा ना इसका, अब मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, अब होते ही नहीं हो। चुना द बंचो, दो चीजें हैं। एक, मुझे हर एक की मेहनत नजर आती है। जो रात के 3 बजे पढ़ेगा, मैं सोऊंगा, तो सिलेक्ट कौन होगा? जो पढ़ेगा, है ना। पहली बात तो ये है। भले ही अगर 3 बजे वाला जो होगा वो आपसे कम इंटेलिजेंट है, बट उसकी मेहनत जो है, डॉक्टर इंटेलिजेंट से नहीं होता। अगर डॉक्टर इंटेलिजेंट से बनता, मैं भी होता। ठीक है, सच में। मैं दूसरा कोचिंग इसलिए नहीं की क्योंकि फिर मुझे शर्म आई वहां जाने में। होते ना, मैं एक्सपेक्टेशन में आपको बोलूंगा, आपको मुझे मैं आपको बोलूंगा आप डॉक्टर बनोगे जरूर, मुझे अपना रोल नंबर दे देना। जब आपका रिजल्ट देखेगा आप फेल है, फिर कैसे जाएगा उस कोचिंग सेंटर में? समझे बात आ रही क्या? तो ये रीजन था। अब दूसरी बात ये सुन कि डॉक्टर जो होता है वो दिल से डॉक्टर होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं,
दिल से वो डॉक्टर होना चाहिए। दिल से डॉक्टर इन दैट सेंस कि मैंने उन बच्चों को देखा, मैंने मेरे बैचमेट में, मतलब बैचमेट से मेरे पास वो डॉक्टर बनेंगे, अल्लाह की कसम, मैंने उनको खुद पढ़ा, हाथ पकड़ के बोलते हैं ना, सिखाते हैं, वैसे सिखाया। ठीक है, आज कौन बोलेगा, बोलेगा कोई? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, दो चीजें हैं, जो जिसको मानता है, ठीक है, इट हार्डली मैटर्स, बट एक चीज है, प्रे तो सारे करते हैं ना, है ना? तो फर्स्ट थिंग, जब आप वो चीज पढ़ोगे, चाहे नमाज पढ़नी है, कोई पूजा करना है, कुछ भी करना है, जो भी जो करता है ना, ठीक है, जब उस हिसाब से हम उसके पास जाएंगे ना, फिर कुछ मांगे, जो 3 बजे आप रात को कुछ मांगोगे ना, ठीक है, उस टाइम तो भूलते हैं कि कोई आए मेरे पास, मैं उसको दूंगा। ठीक है, उसके लिए, डॉक्टर बनने के लिए, भगवान खुदा जो भी है, जो जिसको मानता है, कोई ना किसी ना किसी को तो हम मानते हैं ना, ठीक है ना, वो उसके लिए उसका साथ जरूरी है। इंजीनियर में ये काम नहीं है, बिकॉज आप जब डॉक्टर के, जब आपके पास पेशेंट आएगा ना, कब वो अल्लाह ताला के बाद जो होगा, वो किसको मानता है? डॉक्टर को। अगर डॉक्टर ना खिंच बात अड बशीन बात घेऊन, अगर घर वन ना दुसत सास लटे, 1000 बार बोलेंगे घर वाले आपको ये चीज नहीं खानी है, डॉक्टर बोलेगा एक ही बार, हम डॉक्टर को सुनेंगे, ये ना घर वालों का नहीं सुनेंगे, है ना? इतना ट्रस्ट होता है डॉक्टर के ऊपर, तो इसलिए डॉक्टर बनना अकॉर्ड, है ना? समझे बात आ रही है? फिर इसके वो आजकल के डॉक्टर अलग है, उनको हर दिन पोजार पड़ते हैं, वो अलग बात है, बट मसला ये है कि असल में मेहनत इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो आप इस टाइम पे ये टाइम वगैरह यहाँ पे दे रहे हो, इसके लिए कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। आया समझ? चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। हाँ, बस एक क्वेश्चन, 2 4 है, मुझे पता है आप थक गए, आज 2 क्लास दिए आपने फिजिक्स के, फिर भी शुन सवाल का, ये मेरी बेटी को भी आएगा, अगर मैं उसको भी बोलूंगा एक क्वेश्चन कर लो, वो भी करेगी ये सवाल। अच्छा, ये करो सिंपल, GM/R², ये फार्मूला बगैर शुन सवाल करूं, जरा करो, आप करो टाइम पास। अलबत्ता ग्रेविटेशन का मॉड्यूल अब साथ में कर लेना, ठीक है? ठीक है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी आपने ज्यादा पढ़ा नहीं। कौन सा वाला पार्ट? ए पार्ट? ये भी मैंने शायद सवाल कराया, अभी अभी कराया। GM/A²1/2 इंटू प्लस रूट ऑफ 2। फोर्थ कार्नर मतलब एक कार्नर जिसको मैंने बोला था, तो आंसर बनेगा ना ये वाला, अभी तो किया था। इसका बताइए, इसका कौन सा वाला? हाँ, ये वाला सवाल जरा बता, इसका आंसर क्या आएगा? किससे है? कहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वाला सवाल है? छोड़ो ना, फिर क्या करना है। हाँ, बाकी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले सवाल है, इसने इतने सवाल, 2 3 सवाल दिए थे। फोर्स खत्म, ठीक है, फील्ड भी खत्म, उसमें सिर्फ M0 नहीं लिखना है, बाकी सारे क्वेश्चन पे सिर्फ M0 नहीं लिखना है, बाकी हो गया।